नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। बेटी दामाद वाली किसी महिला को कोई किसी युवक से चिपका देखे तो निश्चित तौर पर उसे आश्चर्य भी होगा और शर्म भी आएगी। मजूमदार बाबू को भी हैरानी हुई और शर्म भी आई। गौरी ऐसी होगी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मजूमदार ने देखा, गौरी बाइक पर एक युवक के साथ बैठी थी। उसने अपना दायां हाथ युवक की कमर में लपेटा हुआ था। इतना ही नहीं, गौरी युवक से इस प्रकार चिपक कर बैठी थी कि कोई भी देखे तो वह स्थिति आपत्तिजनक लगे। मजूमदार के पेट में मरोड़ उठने लगी। उड़ी बाबा, सुबोध बाबू के पीठ पीछे उनकी घरवाली ऐसे गुल खिला रही है। दोस्ती का फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। यह सारी बात मुझे सुबोध बाबू को बताना चाहिए। मजूमदार ने आंखों देखी बात सुबोध को बताई भी। उसने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। सोचा यह सब करने की जब गौरी की उम्र थी तब तो उसने किया नहीं। अब क्या करेगी? मजूमदार बाबू को दृष्टि भ्रम हुआ होगा। कुछ दिन बीत गए। एक रोज मुन्ना ने डरते डरते सुबोध से कहा, मामा बुरा मत मानना, आजकल मामी के रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लग रहे। कई बार मैं उन्हें एक युवक के साथ कभी बाइक पर तो कभी बाजार में घूमते देख चुका हूं। दोनों के रंग ढंग मन में शक पैदा करने वाले होते हैं। अब तो सुबोध का माथा ठनका, जबरन कोई किसी पर उंगली नहीं उठाता। पहले दोस्त फिर भांजे का गौरी पर उंगली उठाना वाकई सीरियस मैटर था। कोई तो आग थी जिसका धुआं लोगों की आंखों में लगा था। 50 वर्षीय सुबोध हाजरा मयूरभंज आवासन रविंद्र नगर जिला हुगली पश्चिम बंगाल में रहता था। वह हिंद मोटर्स स्थित एक प्रमोटर के यहां सुपरवाइजर था। वेतन के रूप में सुबोध को प्रतिमाह मात्र 6,000 रुपये मिलते थे। इतने कम पैसे में घर का खर्च चल पाना कठिन था, अतः वह कुछ छिटपुट काम करके 4 पैसे कमा लिया करता था। सुबोध के परिवार में 46 वर्षीय पत्नी गौरी के अलावा 2 पुत्रियां थीं, सुकन्या और राजलक्ष्मी। हाजरा दंपति ने जैसे तैसे अपनी 22 वर्षीय पुत्री सुकन्या का विवाह कर दिया था, जबकि उससे छोटी राजलक्ष्मी थी। सुबोध की आय कम थी, इसलिए राजलक्ष्मी अपनी बुआ संध्या उर्फ मिनती हाजरा के घर में रहकर माध्यमिक की पढ़ाई कर रही थी। बुआ ही उसका पूरा खर्च उठाती थी। सुबोध की जिंदगी बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रही थी। वह सुबह 8 बजे काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता और शाम 7 बजे तक वापस आता। सुबोध के जाने के बाद गौरी के पास कोई काम नहीं रह जाता जो घरेलू फुटकर कार्य बचते। घंटे 2 घंटे में उन्हें निपटा लेती। पहले दोनों बेटियां घर में रहती थीं तो वक्त आसानी से गुजर जाता था। सुकन्या ससुराल चली गई और राजलक्ष्मी अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ने लगी तो गौरी बिल्कुल अकेली हो गई। फुर्सत होते ही वह टीवी खोल लेती और रिमोट से चैनल बदलती रहती। अधिकांश चैनल्स पर 50 बार दिखाई जा रही फिल्मों या पुराने धारावाहिकों का प्रसारण होता मिलता। टीवी बोर करता तो गौरी कॉलोनी में घूमने या बाजार करने निकल जाती। शाम 7 बजे के आसपास सुबोध घर लौटता तो भी गौरी की बोरियत दूर नहीं होती। वह नाश्ता चाय पीता और करीबी स्थित क्लब में कैरम खेलने चला जाता। रात 9 बजे के बाद सुबोध कैरम क्लब से लौटता। पति भोजन करते और सो जाते। सुबोध के हिसाब से हाजरा परिवार का जीवन वैसे ही बीत रहा था जैसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का बीता करता है। कमाओ खाओ सो जाओ, सुबह जागो तो फिर वही रूटीन शुरू करो। जीवन के रंग में भंग तब हुआ जब 46 साल की गौरी के चरित्र पर उंगली उठना शुरू हुई। सबसे पहले मजूमदार ने उंगली उठाई, उसके बाद भांजे मुन्ना हाजरा ने सुबोध का माथा ठनका। 24 साल पहले हमारी शादी हुई थी, तब से हमारा साथ है। गौरी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई उसे कुछ कह सके। वह खुद कहती है कि इंसान को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि वह दूसरे को कह ले, मगर कोई दूसरा उसे ना कह सके। इसके बावजूद गौरी किसी से दिल लगाने जैसा शर्मनाक काम कैसे कर सकती है? मन में जो प्रश्न उठा उसका उत्तर मन नहीं दिया। नहीं, मजूमदार और मुन्ना को गलत फहमी हुई होगी। वे दोनों यह भी तो नहीं बता पाए थे कि किसके साथ उन्होंने गौरी को बाइक की सवारी करते देखा था। मजूमदार और मुन्ना की बातों में कितनी सच्चाई थी, सुबोध निर्णय नहीं कर सका। अलबत्ता पत्नी के चरित्र के प्रति फांस अवश्य मन में चुभ गई। फांस को मन से निकालने के लिए सुबोध ने गौरी से इस बाबत पूछताछ करने का निर्णय किया। सुबोध ने गौरी के सामने सारी बातें रखीं तो भड़कने के बजाय वह मुस्कुराने लगी। फिर बोली, इल्जाम सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हारी अक्ल पर तरस आ रहा है। ऐब लगाया भी तो शादी के 24 साल बाद।
वह भी तब जब मैं दामाद वाली हो गई। कुछ साल बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, दांत गिर जाएंगे, डंडा लेकर चलने लूंगी, तब लांछन लगाना तो और मजा आएगा। गौरी, मैं अपने पेट से बात थोड़े बना रहा हूं। सुबोध के गुस्से का पारा नीचे हुआ। मजूमदार और मुन्ना ने जो कहा वही बता रहा हूं। कोई तुमसे कहे कौवा कान ले गया, तो क्या तुम कान देखने के बजाय अपना कान वापस पाने के लिए कौवे के पीछे दौड़ लगा दोगे? नहीं ना। गौरी की आवाज में रौश छलका। इसका मतलब यह है कि तुमको बीवी से अधिक विश्वास गैरों पर है। ऐसी बात नहीं है गौरी, ऐसी ही बात है। तुम किसी के साथ बाइक पर बैठी तो होगी, तभी लोगों ने देखा और बात बनाने का मौका मिला। हाँ, मैं अक्सर बाइक की सवारी करती हूं, इससे मुझे इनकार नहीं है। गौरी का लहजा सहज था। यह नहीं जानना चाहोगे कि बाइक पर सवारी कराने वाला कौन है? यही तो जानना चाहता हूं कि वह कौन है। पड़ोस के मोहल्ले में रहता है। गौरी ने बेलौस बताया। नाम है विजय, उम्र 24 साल। मैं उसे अपना बेटा मानती हूं और वह मुझे मां का दर्जा देता है। मां बेटे के रिश्ते पर उंगली उठाते जिन लोगों को शर्म नहीं आई, उन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सुबोध के कंठ से आवाज नहीं निकली। वह गौरी का मुंह तकता रह गया। पति पर बातों तर्कों का प्रभाव पड़ता देख गौरी ने बोलना जारी रखा। विजय एक दिन बाजार में मिला था। मेरी तबीयत खराब थी, चक्कर आ रहे थे। इंसानियत के नाते वह मुझे घर छोड़ गया। मैंने भी उसे दोबारा आने को कह दिया। तुमको तो घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। जब भी मुझे कहीं दूर जाना होता है, फोन करके विजय को बुला लेती हूं। विजय मेरा मुंह बोला। बेटा है और वह मुझे मां जैसी मानता है। लोगों की नीयत में खोट है जो मां बेटे के रिश्ते को भी शक की निगाह से देखते हैं। अब पता चला कि तुम भी उन जैसे हो, कहकर गौरी रोने लगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था। सुबोध गौरी के आंसू पोंछते हुए बोला। सॉरी गौरी, दूसरे की बातों पर यकीन करने के बजाय मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। सुबोध ने आंसू पोंछे मुंह धुलाया, स्वयं चाय बनाकर गौरी को पिलाई और फिर रोज की तरह कैरम खेलने चला गया। सुबोध के जाते ही सफलता की मुस्कान से गौरी का चेहरा दमकने लगा। होठों ही होठों में बुदबुदाई। औरत के आंसुओं में गजब की तासीर होती है। जो काम हजारों कस्में सैकड़ों दलीलें नहीं कर सकती, वह काम आंसू की 2 बूंद कर देती है। ना तो मैं विजय की मां हूं, ना वह मेरा बेटा। हम प्रेमी प्रेमिका है और रहेंगे। सुबोध हाजरा, मैं तुमको यूं ही मूर्ख बनाकर आशनाई करूंगी। इसके बाद वह कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। मन ही मन में खुश होते हुए गौरी अतीत के उन हसीन पलों को याद करने लगी जब विजय से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वह गुलाबी सर्दियों के दिन थे। गौरी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में पटना गई थी। जाने आने का रेयर टिकट उसने हावड़ा से लिया था। जाने का टिकट तो कंफर्म था, परंतु वापसी वेटिंग थी। उम्मीद थी कि वेटिंग कंफर्म हो जाएगी। गौरी पटना से रवाना हुई तो वेटिंग आरएसी तक पहुंच पाई। आरएसी में 2 यात्रियों को एक बर्थ दी जाती है। आमतौर पर यह बर्थ साइड लोअर या साइड अपर होती है। गौरी को भी साइड अपर बर्थ मिली और सहयात्री मिला। विजय गौरी को असुविधा तो हुई, पर सहयात्री के संग सफर करना उसकी विवशता थी। लोअर बर्थ पर बैठे मुसाफिरों से उसने अनुरोध किया कि उनमें से कोई एक ऊपर की बर्थ पर चला जाए तो वह इत्मीनान से बैठकर सफर कर लेगी। साइड लोअर बर्थ पर भी आरएससी के 2 यात्री थे। उनमें से कोई भी अपर बर्थ पर जाने को राजी नहीं हुआ, अतः गौरी पर बर्थ पर जा चढ़ी। विजय पहले ही वहां बैठ चुका था। ट्रेन चली। कोच अटेंडेंट टिकट चेक करने आया तो गौरी ने उससे भी अनुरोध किया, कहीं कोई बर्थ खाली हो तो मुझे अलॉट कर दें या किसी लेडीज के साथ मुझे एडजस्ट कर दें। कोच फूल है, मैं किस लेडीज को आपके साथ एडजस्ट करूं? यह काम आप खुद करें। कोच अटेंडेंट ने विजय की ओर संकेत किया। ये तो आपके बेटे की उम्र के हैं, इनके साथ सफर करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? विजय झट से बोला। आंटी, आप लेट जाइएगा, मैं बैठा रहूंगा। रात भर की बात है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। गौरी वाकई लेटना चाहती थी, अतः वह चुप रही। अटेंडेंट ने कोच चेक कर लिया तो मुसाफिरों ने लाइट ऑफ कर दी और सोने का उपक्रम करने लगे। विजय को बैठने में सुविधा रहे, इसलिए गौरी ने घुटने मोड़ लिए और उसकी ओर पीठ करके लेट गई। विजय कोच की दीवार से पीठ टिकाकर व्हाट्सएप चलाता रहा। आधा पौन घंटा बाद नेट के सिग्नल मिलना बंद हो गए तो उसने फोन बंद कर दिया। अब तक उसकी टांगें दुखने लगी थीं तो आहिस्ता से उसने पैर फैला लिए। लगभग 1 घंटे की यात्रा ऐसे ही बीत गई।
रात बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ी तो शरीर में कपकपी होने लगी। विजय ने अपने बैग से लोई निकालकर अपने पैरों पर डाल ली और गौरी को भी ओढ़ा दी। बदन में गुनगुनी गर्मी का एहसास हुआ तो विजय भी लेटने की कोशिश करने लगा। बर्थ पर इतनी जगह नहीं थी कि सीधा यह दाहिनी करवट लेट पाता, इसलिए गौरी की पीठ की तरफ पैर करके लेट गया। इस तरह लेटने से गौरी के पांवों के पास उसका सिर आ गया और उसके पैर गौरी के सिर के पास पहुंच गए। स्थान भाव में गजब यह हुआ कि विजय का श्रोणी क्षेत्र गौरी के नितंब से सट गया। विजय घबराया। ये मोटी औरत अभी उठकर चप्पल से ना पीटने लगे, मगर गौरी ने आपत्ति नहीं की। हकीकत यह थी कि गौरी सोई नहीं थी, जाग रही थी। विजय का सटकर लेटना उसे गर्मी का एहसास करा रहा था। यह हल अलग बात है कि तब तक उसके मन में सेक्स जैसा भाव नहीं था। कुछ देर एक ही लोई ओढ़े दोनों सहयात्री एक दूसरे की देह से स्पर्श, सुख तथा गर्मी की अनुभूति लेते रहे। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। विजय ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि वह मन में जागी कामना को शांत रखे, परंतु सफल नहीं हुआ। वह पीछे हटता तो बर्थ से गिर जाने का भय था, इसलिए वह सोचकर गौरी से चिपका रहा कि जब यह औरत आपत्ति नहीं कर रही है तो वह क्यों डर से मारा जा रहा है। गौरी का जी अजीब होने लगा। मन में विचार आया, जो हो रहा है हो जाने देना चाहिए। यहां कौन है, देखने या पहचानने वाला। सुबह सफर खत्म होगा तो मेरा रास्ता अलग, विजय का रास्ता अलग। मन में वासना का गुब्बार उठा तो वह भी विजय से तन सटाने लगी। विजय का भय जाता रहा। अपनी और गौरी की उम्र का अंतर भी उसने भुला दिया। गौरी की मंशा भांप कर वह भी अपनी हिम्मत से गौरी से छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद दोनों अपनी सीमाएं लांघते गए। उनके बीच जिस्मानी रिश्ता बन गया। टेकी तृप्ति के बाद दोनों में बातचीत का दौर शुरू हुआ तो दोनों को जानकर यह सुखद आश्चर्य हुआ कि वे एक दूसरे के पड़ोस वाले मोहल्ले में रहते हैं। गौरी और विजय आपस में इस कदर अभिभूत थे कि उन्होंने सफर के बाद भी अवैध रिश्ता बनाए रखने का फैसला कर लिया। गौरी और विजय अपना वही रिश्ता निभा रहे थे कि लोगों को शक हुआ और फिर बात सुबोध के कानों तक पहुंच गई। पहली बार तो गौरी सुबोध को गुमराह करने में सफल रही, परंतु उसने विजय से मिलने जुलने में कमी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि शिकायतें बार बार सुबोध के कानों तक पहुंचने लगी। सुबोध जानता था कि गौरी सच्चाई नहीं उगलेगी, अतः उसने गौरी की निगरानी करके विजय से उसके रिश्ते का सच जानने का निर्णय कर लिया। इसीलिए वक्त बेवक्त घर पहुंचने लगा। आखिरकार एक दिन सुबोध ने गौरी व विजय को अपने ही घर में आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद वही हुआ जो ऐसे मामले में होता है। हाथ पकड़े जाने से विजय तो भाग गया, फंस गई गौरी। सुबोध ने जमकर उसे पीटा। शोर शराबे से मोहल्ले भर को पता चल गया कि अधेड़ा अवस्था में गौरी बेटे की आयु वाले प्रेमी के संग कैसा रास रचा रही थी। नतीतन कॉलोनी में गौरी की खूब थुक्का फजीहत हुई। बात फैली तो बेटी दामाद के कानों तक भी पहुंची। दामाद ने खुद आकर गौरी को समझाया, इस उम्र में आपको यह सब करना शोभा नहीं देता। मेरे परिवार वालों को पता चलेगा तो कभी ना कभी सुकन्या को 4 बुरी बातें सुनने को मिलेंगी। ढलती उम्र में तेरी मां रंगीली है, तू तो जवान है, तू भी अपनी मां की तरह होगी। तेरी मां का भेद खुल गया, तेरा भेद खुलना बाकी है। इस उम्र में अपने चरित्र पर दाग लगाते हुए कम से कम अपनी बेटियों का तो ख्याल किया होता। छोड़ दो यह सब। दामाद सचरित्रता का उपदेश दे। सास के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। गौरी ने दामाद को वचन दिया कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके परिवार को नीचा देखना पड़े। गौरी अधिक दिन तक अपने वचन पर अडिग नहीं रही। दिल तथा कामनाओं से विवश होकर वह फिर विजय से मिलने लगी। दरअसल दोनों का लगाव इस कदर बढ़ गया था कि वे अलग होना ही नहीं चाहते थे, और तो और गौरी विजय से शादी का मंसूबा बनाने लगी थी। 24 साल का विजय भी उम्र में 22 साल, बड़ी 2 बेटियों और एक दामाद वाली गौरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए राजी था। किसी तरह सुबोध को पत्नी और उसके यार के मंसूबे की भनक लग गई, अतः उसने गौरी पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। उसे पीटने से भी वह फरेज नहीं करता था। पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इसके लिए 2-3 दिन पहले से औद्योगिक क्षेत्रों में तैयारियां की जाने लगती हैं। पंडाल, झंडियां आदि लग जाती हैं, लाउडस्कर बजाए जाने लगते हैं। 2018 में भी यही हुआ। हिंद मोटर्स इलाके में विश्वकर्मा पूजा की जोर शोर से तैयारियां की जाने लगी। 15 सितंबर की शाम को सुबोध काम से लौटा। नहाया धुले वस्त्र पहने उसके बाद रोज की तरह कैरम खेलने चला गया।
उस दिन दोस्तों ने आपस में चंदा करके हलक तर करने का भी प्रोग्राम बनाया हुआ था। कैरम क्लब में दोस्त पीने बैठे, पहला पैक खत्म होते ही सुबोध के मोबाइल पर किसी की कॉल आई और वह उठकर चला गया। कुछ ही देर बाद कैरम क्लब में खबर पहुंची कि सुबोध पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है। उसकी हालत गंभीर है। कैरम क्लब से सुबोध का घर नजदीक था। दोस्त उसके घर पहुंचे तो वहां भीड़ जमा पाई। मकान के बाहर बरामदे में खून से लथपथ सुबोध सन्न पड़ा था। दोस्त व पड़ोसी उसे उठाकर किसी वाहन से वॉल्स अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक परीक्षण में ही डॉक्टर महेश पोदार ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से पुलिस को खबर की गई। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर उत्तरपारा मधुसूदन मुखोपाध्याय, एसआई मृणाल कांति मजूमदार और सर्किल इंस्पेक्टर असित वरुण आदि वॉल्स अस्पताल पहुंच गए। लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गौरी से पूछताछ की तो उसने बताया, कई नकाब पोश बदमाश अचानक कमरे में घुस आए। वे मेरे पति को घसीट कर बरामदे में ले गए और उन्हें चाकुओं से गोद डाला, गला भी काट दिया। मैं चीखी तो पड़ोसी एकत्र हुए और नकाब पोश भाग गए। सुबोध के कुछ दोस्त भी आ गए। वे सब मरणस्थल सुबोध को वॉल्स अस्पताल ले गए। बयान देने के बाद गौरी फिर रोने लगी। पंचनामा के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। तत्पश्चात धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा इल्जाम नंबर 186/2018 पर कायम कर लिया गया। पुलिस ने विवेचना की तो गौरी और विजय की आशनाई का राज खुल गया। लगभग सभी ने हत्या के मामले में गौरी व विजय पर उंगली उठाई। उच्च अधिकारियों तक यह बात पहुंची तो एसीपी इशरत जहां अलीमा रहमान ने स्वयं गौरी से पूछताछ करने का निश्चय किया। गौरी को थाने बुलाकर इशरत जहां ने उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इशरत जहां ने गौरी की गर्दन पर खरोचों के निशान देखे तो उससे पूछा, ये निशान कैसे हैं? गौरी ने झूठ बोला। मैं पति को बचाने दौड़ी तो बदमाशों ने मेरा गला पकड़ लिया। उनसे गला छुड़ाने में यह निशान पड़े। इशरत जहां ने गहरी नजरों से गौरी को देखा। ये निशान तुम्हारे गुनाह की चुगली कर रहे हैं। गौरी, इस उम्र में तुमने जो कृत किया उससे क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कार नहीं रही? हम इन खरोचों के निशानों का फॉरेंसिक टेस्ट कराएंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि यह निशान तुम्हारे पति के नाखूनों के हैं जो उसने अपने बचाव में तुम्हारी गर्दन पर किए थे। इसके बाद इशरत जहां ने गौरी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। अब अगर तुमने सच नहीं बताया तो अभी तुम्हारी जिस गर्दन पर खरोचों के निशान है उस पर फांसी का फंदा पड़ना तय है। गौरी एकदम डर गई। आखिर उसने भेद खोल दिया कि उसी ने प्रेमी के संग वासना का संसार बसाने के लिए अपने सुहाग का कत्ल किया है। मामला असल में यह था कि गौरी व विजय का एक दूसरे के बिना जीना संभव नहीं रह गया था। गौरी को युवा एवं जोशीले विजय का साथ क्या मिला? वह हर वक्त कामनाओं के आसमान में उड़ने को लायक रहने लगी। उसे यह लगने लगा कि अब तक का उसका जीवन नीरस एवं बेकार था। विजय जीवन में आया तो सारी दुनिया रंगीनियों से भर गई। विजय जब उसे बाहों में भरकर उसकी देह को तपाता तो गौरी को एक नया एहसास, एक नया सुख मिलता था। दूसरी ओर विजय को अचानक ही नारी जिस्म मिला तो वह गौरी का दीवाना होकर रह गया। बिस्तर पर गौरी का गोरा बदन उसे किसी अप्सरा की हसीन देह से कम नहीं लगता था। गौरी जिस अंदाज में उस पर नरीतन में छिपे आनंद के राज उद्घाटित करती थी, उसकी उन अदाओं का विजय कायल था। उसे गौरी की उम्र से लेना देना नहीं रह गया। वह तो सिर्फ गौरी में देह सुख ढूंढता था। दोनों की एक दूजे के प्रति दीवानगी बढ़ी तो वे विवाह करके हमेशा के लिए एक हो जाने की इच्छा पालने लगे। उनके इस मंसूबे में सुबोध सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। अतः दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया। 15 सितंबर 2018 को जब सुबोध कैरम खेलने गया तब योजना के मुताबिक विजय घर में आ गया। दोनों ने एक बार फिर से प्लान पर गौर किया। प्लान फूल प्रूफ जानकर उस पर अमल शुरू किया। गौरी ने फोन करके जरूरी काम के बहाने सुबोध को घर बुलाया। जैसे ही सुबोध घर आया, गौरी ने उसे दबोच लिया और विजय चाकू से उसे गोदने लगा। इसके बाद चाकू से उसका गला काट दिया। स्वयं को बचाने के लिए सुबोध छटपटाया। गौरी को नोचा खसोटा भी, जिससे उसकी गर्दन पर खरोचे आ गई थी। वे खरोचे इशरत जहां की नजरों से छुप ना सकी और उन खरोचों का ठोस